हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। रिसर्च एथिक्स एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है पेपर वन में, जिसमें से गारंटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। स्टूडेंट्स पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसर्च एथिक्स दैट अ रिसर्चर शुड फॉलो। यानी कि निम्नलिखित में से शोध की नैतिकता वो कौन सी है जो कि एक शोधकर्ता को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली से फॉलो करनी ही चाहिए। सबसे पहले आपको सिंपल सा ये पॉइंट याद रखना है कि रिसर्च एथिक्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं। अगर एक रिसर्चर उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता है उनको आगे रिसर्च करने का मौका ना दिया जाए। हो सकता है उनको जो अभी तक भी उन्होंने काम किया है वो सब भी रद्द कर दिया जाए। तो इसीलिए रिसर्च एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें बताते हैं, ये एक रिसर्चर को बताते हैं कि कैसे ईमानदारी से, कैसे आप पूरे अच्छे तरीके से शोध को कर सकते हो। ऑप्शंस है ऑनेस्टी, जैसे मैंने अभी बताया, एक रिसर्चर को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगला है रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बौद्धिक संपदा का सम्मान करें। अब देखो, आपकी रिसर्च के दौरान अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई मेजरमेंट के लिए टूल यूज कर रहे हो, तो यूज करने के बाद उसको पूरे सम्मान के साथ संभाल कर रखें। ऐसा नहीं है कि आपने उस टूल को यूज किया और फिर फेंक दिया या छोड़ दिया या तोड़ दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिश दी डेटा रिस्पॉन्सिबली, यानी कि जो भी आपके रिसर्च का डेटा है, रिसर्च के डेटा का यहाँ पर मतलब है रिसर्च का जो रिजल्ट आया है उसको बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ प्रकाशित करें। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हो, आपके केमिकल से रिलेटेड रिसर्च है, दो केमिकल्स मिलाकर आपकी रेंज आ रही है 0.8 से लेकर के 0.10। लेकिन आपका ये रिसर्च करेक्ट तब माना जाता जब आपकी रेंज जो है केमिकल्स की वो 0.15 के आसपास आती। आपने क्या कर दिया, आपने बोला कि अरे आसपास ही तो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चलो कौन देख रहा है हमारा यहाँ पर रिजल्ट, चलो इसको अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च रिपोर्ट में 0.15 ही लिख देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ऑनेस्टी से काम नहीं किया। आपने जो आपका रिजल्ट था उसको भी रिस्पॉन्सिबली पब्लिश नहीं किया। तो यही हमें रिसर्च कहता है कि हर एक चीज को ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स इंक्लूड। इसमें क्या क्या चीजें आती है, इनकम्पिटेंसी यानी कि अक्षमता, ओपननेस खुलापन। अब देखो, कोई पर्सन अगर असक्षम है, अक्षमता उसमें नहीं है पूरे तरीके से, तो रिसर्च एथिक्स को भी वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो रिसर्च एथिक्स केस में ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए जहां जहां पर है वो दो ऑप्शंस हम पहले ही कट कर देते हैं। उसके बाद आता है ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है एथिक्स में कि ओपननेस ऑफ शेयरिंग योर आइडियाज एंड हेल्पिंग अदर्स। यानी कि आपके पास कुछ आइडिया है, आपका एक फ्रेंड भी रिसर्च कर रहा है, आप भी दूसरे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, वो आपसे कुछ आइडिया लेने आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता, मैं मदद नहीं करूंगा। आप में ओपननेस होना चाहिए कि आप आइडियाज कैसे शेयर कर रहे हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। आप जो रिसर्च कर रहे हो वो भी आपको गोपनीय रखनी है। आपका जो डेटा है, कैसे आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आपके डेटा एनालिसिस का क्या स्टेटस है, ये सब चीजें गोपनीय रहनी चाहिए। इसके अलावा
अब कोई फ्रेंड, जैसे आपको अभी मैंने बताया, आपका कोई फ्रेंड आपसे एक आइडिया लेने आया है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड का आइडिया उनको दे दो, साथ में सबको ये बातें फैला दो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लीगैलिटी का मतलब है लॉ, यानी कि नियमों कानूनों को फॉलो करना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है? आपको प्लांट से कोई मेडिसिन बनाने के लिए खोज करनी है, रिसर्च करनी है। तो ऐसे में आपके ये लॉज बोलते हैं कि रिसर्च के दौरान आप किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो लीगैलिटी को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने अभी देखा, सो ये भी सही है। इस हिसाब से आप देखोगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर यूजेस डेटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस अ न्यू रिसर्च पेपर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अब मैं एक रिसर्चर हूँ, मैंने क्या किया, मेरे टॉपिक का नाम है मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कोई खोज कर रही हूँ। मैंने क्या किया, ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री का एक पर्सन है, एक कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट है, उन्होंने सेम टॉपिक पर ऑलरेडी रिसर्च किया था। मैंने उनका रिसर्च पेपर उठाया, उनकी पब्लिश जो उन्होंने ऑलरेडी चीजें की थी उनको उठाया, और एज इट इज अपना नाम लेकर इस्तेमाल कर लिया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अनएथिकल काम कर लिया, अनैतिक काम कर लिया। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता रिसर्च के दौरान। अगला है, आइडेंटिफाई द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अ रिसर्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि शोधकर्ता के अनैतिक आचरण को पहचाने। अवॉइड प्लेजरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी से जो बचता है, डुप्लीकेशन को अवॉइड कर देता है, अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, या फिर अवॉइडिंग मैनिपुलेशन। देखो, एक रिसर्चर अगर हेर फेर नहीं करता, वो हेर फेर से बच रहा है, तो इसका मतलब है वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है, हमें अनएथिकल ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये एथिक्स को फॉलो करता है। इसके बाद प्लेजरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी, ये दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? प्लेजरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अब मान लीजिए कि मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स, मैं अपने आपको कंप्यूटर साइंस के नोट्स बेचने वाली हूँ, मैंने एक बुक लिखी है। आप बोलोगे कि मैम ने बुक लिखी है तो बहुत अच्छी होगी, चलो इसको खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप वो बुक पढ़ते हो या बुक देखते हो, तो आपको पता लगेगा कि मैंने एज इट इज वो इंटरनेट से किसी एक बड़ी सी फेमस वेबसाइट से एज इट इज कंटेंट कॉपी पेस्ट करके बुक अपनी छाप दी है। तो ये क्या होगा, ये डुप्लीकेसी होगी, साहित्यिक चोरी होगी। तो ये भी क्या है, अगर एक पर्सन अवॉइड करता है, ये चीजों को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी एथिक्स ही होंगे, और हमें अनएथिकल कहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, कि जो विश्वसनीय जानकारी है वो उस जानकारी में भी गड़बड़ घोटाला कर रहा है, उनको अवॉइड कर रहा है। A research scholar, while submitting his or her thesis, did not acknowledge the preface, the help and support of the respondents of questionnaires used. This will be called an instance of what? अब देखो, आपने एक रिसर्च किया, आपने उस रिसर्च के दौरान किसी बुक से हेल्प ली थी, आपने किसी से क्वेश्चंस पूछे थे, किसी बड़ी बुक से रेफरेंस लिया था, उन सब चीजों को आपने जब सबमिट किया अपनी थीसिस में, उन चीजों को मेंशन ही नहीं किया। तो ऐसे में क्या कर रहे हो आप, आपने अनएथिकल एक्ट यहाँ पर फॉलो किया, अनैतिक कार्य आपने किया है। बाकी ये जो टेक्निकल लैप्स है और विलफुल नेग्लिजेंस है, इनको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन थीसिस में तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट को हम नहीं लिख सकते, तो अनएथिकल एक्ट ये होता है। आई होप स्टूडेंट्स, अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है। एंड ये जो क्वेश्चंस है, इनके अलावा ज्यादा कुछ एग्जाम में आएगा भी नहीं। Research ethics are the guidelines that a researcher should follow while conducting research. बिल्कुल सही है, रिसर्च एथिक्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको रिसर्च के दौरान फॉलो करनी ही चाहिए। रिसर्च एथिक्स हेल्प्स एंड एजुकेट्स रिसर्चर्स टू फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनके नैतिक मानकों का पालन करने में ये आपको मदद करता है और शिक्षित करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये गलत है, या फिर सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है? अभी तक आई होप आप समझ गए हो कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये रही बिल्कुल सही। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है?
रिसर्चर शुड ऑल्सो फॉलो दी फॉलोइंग रिसर्च एथिक्स वाइल डूइंग रिसर्च। इसमें कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए एक रिसर्चर को। स्टेटमेंट 1 बोलती है उसे अपने शोध के दौरान उपयोग किए गए विचारों, परिणामों, डेटा और संसाधनों को साझा करना चाहिए, यानी कि इन सब चीजों को शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। अगला है उसे प्रकाशन के लिए प्रस्तुत अनुदान, कागजात और अन्य रिकॉर्ड जैसे गोपनीय संचार की रक्षा भी करनी चाहिए। हमने अभी पढ़ा था ओपननेस यानी कि शेयर करना है डेटा, और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, तो आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इन दोनों में डिफरेंस आई होप समझ गए हो इस क्वेश्चन से कि क्या क्या अपने आइडिया भी शेयर कर सकते हो, रिजल्ट और डेटा शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ थोड़े बहुत, लेकिन आपकी क्या-क्या ग्रांट्स हैं, आपके क्या-क्या पेपर हैं, आपने क्या सबमिट कर दिया, कहाँ-कहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ ली हैं, ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी। Every research institute has to enforce research ethics in order to ensure what human inquiries। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन जो है रिसर्च जो करवाता है उनको कौन-कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट देना, यानी कि आप रिसर्च कर रहे हो, किन्होंने आपकी मदद की, किन बुक्स ने आपकी मदद की, किन टीचर्स ने आपकी मदद की, वो क्रेडिटेबिलिटी भी होनी चाहिए एंड मीनिंगफुल भी होनी चाहिए चीजें। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। From the point of view of research ethics, which of the following is least vulnerable in research? यानी कि इनमें से सबसे कम असुरक्षित कौन सी चीजें हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल इन्वॉल्व, कि क्या क्या समस्या थी और इनमें क्या क्या चीजें शामिल थी, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना सबसे टफ होता है, सबसे कम असुरक्षित होता है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये भी है। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, साइटिंग अ थियरी इन सपोर्ट ऑफ वंस थीसिस, ठीक है, कि अगर किसी और की थीसिस से आप कोई ओके, साइटिंग अ थियरी इन सपोर्ट ऑफ वंस थीसिस, ठीक है, कि अपनी थीसिस में जो आप कर रहे हो, किससे आपने हेल्प ली है, उन चीजों को वहां पर पॉइंट आउट करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक में आपके पास टेक्निकल लैप्स की डेफिनेशन है, दूसरी में विलफुल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है। टेक्निकल लैप्स होता है तकनीकी चूक, और विलफुल नेग्लिजेंस होता है जानबूझकर की गई लापरवाही। तो टेक्निकल लैप्स बोलता है इज इन रिसर्च कुड मीन नॉट फॉलोइंग द accepted norms of research such as sticking to a particular formatting style or chapter scheme। ठीक है, टेक्निकल लैब्स बोलता है कि भाई आपको बताया जा रहा है कि आप अपना एग्जाम्पल दिया गया है कि अपना जो थीसिस का फॉर्मेट है या आपकी स्कीम जो है उनकी चीजों को थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा अच्छा करो, आपके गाइड ने आपको बताया, लेकिन आप उन चीजों को सुन ही नहीं रहे हो। आपने जो करना है आप वही कर रहे हो अपने पेपर वर्क में। सो ये टेक्निकल लैब्स होता है। विलफुल नेग्लिजेंस बोलता है इट कुड मीन बीइंग नोइंगली नेग्लिजेंट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस में है कि जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। आपको बताया गया था कि आपका रिजल्ट अगर 0.8 आ रहा है तो आपको 0.8 ही लिखना है, 0.15 आप उसको नहीं कर सकते। फिर भी आप क्या कर रहे हो, जानबूझकर वो लापरवाही कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। तो ये है दोनों की डेफिनेशन जो कि बिल्कुल सत्य है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन सीरीज से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर ये सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, एंड अगर चाहते हो कि कंटिन्यू करूं इस तरीके की सीरीज को तो भी आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।